हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैप्टर 7 थ्योरी रिवीजन क्लास एंड आज का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लिया एक्स एक्सेस पे दो पॉइंट हैं अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो एंड दूसरा मान लिया बीटा कॉमा ज़ीरो, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, चाहे ओरिजिन कहीं पे भी हो। अगर ओरिजिन मान लिया बीच में है तो भी अल्फ़ा अपने आप नेगेटिव होगा। दिस इज ए वेरी स्मॉल मिस्टेक। दिस इज अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया, मान लिया ए अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सिस विल बी, एक्स एक्सिस में जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा। सेकेंड पार्ट वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाएगा माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। थर्ड पार्ट ओरिजिन में रिफ्लेक्शन माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। फोर्थ पार्ट इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स विल बी बीटा कॉमा अल्फ़ा। ये ठीक है। अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लिया तो उसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हो गया। y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लिया तो मान लिया ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेने से बेसिकली क्या हो जाएगा कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। फिर आगे थर्ड पॉइंट, let a is x1 comma y1, b is x2 comma y2 and c is x3 comma y3. Then first distance formula, distance AB will be root over x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकंड हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अगर मान लिया a यहाँ पे है, b यहाँ पे है और एक पॉइंट p लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में कट कर रहा है, तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसा आ जाएगा लैम्डा x2 प्लस म्यू x1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू एंड लैम्डा y2 प्लस म्यू y1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ कोर्स x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। तो ए बी ये अगर मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए म्यू की जगह माइनस म्यू ले लिया या लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा ले लिया। तो नोट वन, फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न पुट म्यू बराबर माइनस म्यू। दूसरा नोट क्या है, फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न 1:1 इज नॉट पॉसिबल। इंटरनल डिवीज़न में तो कोई भी रेशो बोलो वो आ जाएगा। मान लिया मैंने बोला 35:7,897 आ जाएगा वो भी रेशो। एक्सटर्नल डिवीज़न में भी सब कुछ आ जाएगा, बस 1:1 ही आएगा। ठीक है। ए बी को कोई पॉइंट 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है या बी ए को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ए बी को अगर डिवाइड कराए तो ए की तरफ से 2:3 लेंगे, बी ए को डिवाइड कराए तो बी की तरफ से 2:3 लेंगे। नोट 3, इफ पी कॉमा क्यू डिवाइड्स AB in the same ratio,
one internally and other externally. Then P, Q are called harmonic conjugate of each other with respect to A, B. मतलब A और B के रिस्पेक्ट में वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए एक दूसरे के। अब मान लिया कुछ ऐसे है कि ये मान लिया A है, ये B है, P मान लिया इंटरनली डिवाइड कर रहा है, Q मान लिया एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो AP, AB and AQ will be in HP, मतलब AB will be 2AP AQ upon AP plus AQ, ये हो जाएगा। सो दिस वाज सेक्शन फॉर्मूला। फिर तीन पॉइंट हो गए, तो फोर्थ पॉइंट, इन ट्राइंगल ABC सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिग्मा x1/3 सिग्मा y1/3। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिग्मा ax1 अपॉन सिग्मा a कॉमा सिग्मा ay1 अपॉन सिग्मा a। फिर ऑर्थो सेंटर, जिसको यूजली हम h से डिनोट करते हैं, सिग्मा tan a x1 अपॉन सिग्मा tan a कॉमा सिग्मा tan a y1 अपॉन सिग्मा tan a, ये हो जाएंगे। एंड लास्ट में सर्कम सेंटर विल बी सिग्मा x1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a, सिग्मा y1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a। इन सेंटर तो ये हो जाएगा। अगर x सेंटर की बात करें, मान लिया अगर I2 की बात करें, तो दैट विल बी ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c कॉमा ऐसी ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ये आ जाएगा। अगर I1 होगा तो a के साथ माइनस आ जाएगा, I3 होगा तो c के साथ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी दो के साथ पॉजिटिव साइन। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equals to half of will be equals to mod delta, where delta is equals to half of या तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस y3 x2, ये हो जाएगा। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। नोट 1, इफ पॉइंट्स A, B, C are placed in anti-clockwise direction on plane, then delta will be greater than 0। ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर हमने एक्चुअली प्लॉट किया
और मान लिया ए ये आ जाए, बी ऐसे है और सी मान लिया ऐसे। तो इस वाले केस में अगर मैंने ये वाला क्वांटिटी कैलकुलेट किया x1 y1 x2 y2 x3 y3 का डिटर्मिनेंट, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो ये अपने आप पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कुछ भी इसका यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। अगर क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा। वैसे भी एरिया के लिए तो मॉड ही लेंगे। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा नोट 2, इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट देन, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो ट्राइंगल कुछ बनेगा नहीं, कुछ भी एरिया नहीं आएगा। तो उस वाले केस में ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट 2। नोट 3, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 comma y1 and b x2 comma y2 can be given as, अगर हमने जैसे ये पॉइंट है मान लिया ए, ये पॉइंट है बी, अगर इसी पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया x कॉमा वाई तो एक कोलिनियर होगा। अगर इसके बाहर लिया हमने लाइन के बाहर तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो ये डेल्टा जो है वो 0 केवल उन्हीं पॉइंट्स के लिए होगा जो इस लाइन के ऊपर होगा। तो इसी को हम लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। फिर नोट 4, इफ अ पॉलीगन हैज़ vertices ai, i बराबर 1 2 3 4, ai that is xi comma yi, i बराबर 1 2 3 4 and so on up till n। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिस ऑर्डर में जोड़ा गया है। अब इसका देखो एग्जांपल हम एक बहुत आसानी से ऐसे ले सकते हैं। ये है दो सिनेरियो, एक तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूं इन्हीं 5 पॉइंट को, और दूसरा मैं इनको ऐसे जोड़ दूं इन्हीं 5 पॉइंट्स को। तो दोनों में ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज हो गया तो ऑफकोर्स एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन ऑर्डर वो ऐसे ही है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल AN, तो जो एरिया आएगा देन इट्स एरिया इज इक्वल्स टू मॉड डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ। अब इसमें क्या करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे सारे पॉइंट ऑर्डर में लिख लिया, xn yn, और लास्ट में x1 y1 एक बार रिपीट करके लिख लिया और इनको लिखा ऐसे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस अगले वाला हो गया x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। सेकेंड लास्ट हो जाएगा xn माइनस 1 yn माइनस yn माइनस 1 xn प्लस बिल्कुल लास्ट हो जाएगा xn y1 माइनस yn x1। ये आ जाएगा पॉलीगन का एरिया। आगे चलते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो उसमें फॉर्म 1 हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। तो अगर x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through x1 comma y1 and x2 comma y2 can be given as form 2 slope point form। मान लिया लाइन का स्लोप m है एंड पासिंग थ्रू a मान लिया x1 कॉमा y1, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1। फिर फॉर्म 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हो जाएगा y बराबर mx प्लस c, जहाँ पे c y इंटरसेप्ट है और m ऑफ कोर्स स्लोप है। फिर फॉर्म 4 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे a x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है। फिर फॉर्म 5 नॉर्मल फॉर्म, तो अगर एक लाइन मान लिया ऐसे दे रखा है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस p के बराबर है और ओरिजिन से ये जो एंगल है वो मान लिया अल्फा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं? L का इक्वेशन x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, जहाँ पे p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to line एंड अल्फा 0 से लेके 2 पाई में हो सकता है। तो अगर जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है तो अल्फा ये वाला काउंट करेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्म 5। फॉर्म 6 स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जितनी भी इससे ऊपर वाली लाइन लिखी सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे अगर इस वाले केस में ओरिजिन से ही पास कर जाए तो अल्फा नाम की चीज़ ही गायब हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही गायब हो जाएगा, तो एक लाइन में ये स्टम्बल कर जाएगा। किसी भी जगह पे अगर हमने स्लोप यूज़ किया है और लाइन वर्टिकल आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि स्लोप अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये कभी फेल नहीं होगा, ये दुनिया की सारी लाइनों को दे देगा। ठीक है, चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ओरिजिन से पास करो, नहीं पास करो एंड सो ऑन। इस वाले केस में जो स्लोप होगा दैट विल बी माइनस ए अपॉन बी। एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि y को 0 कर दिया तो माइनस सी अपॉन ए, एंड अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस सी अपॉन बी। ये हो गया, एंड दिस विल हैंडल ऑल द स्ट्रेट लाइन्स। Note, any linear equation in x and y will represent a straight line and vice versa। मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन लीनियर ही आएगी, और अगर कोई भी इक्वेशन लिखा है लीनियर तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यह गया फॉर्म 6। फॉर्म 7 हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी ए पार्ट हो गया एलजेब्रिक। तो एनी
point on line ax plus by plus c is equals to 0 can be taken, x की जगह मान लिया t रख दिया तो y की जगह कितना आ जाएगा at प्लस c अपॉन b, ठीक है, वेयर t इज पैरामीटर। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, पैरामीटर लेने से नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मेरे को इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो आई कैन अज्यूम इट एज x1, y1, तो दो वेरिएबल आ गए, और फिर जो x1 और y1 है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो इफ़ेक्टिवली एक ही वेरिएबल रहेगा। तो दो वेरिएबल इन्वॉल्व कराने की बजाय हम t पैरामीटर ले सकते हैं। अब ऐसे पॉइंट मान सकते हैं इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट इस लाइन पे है, ये इंफॉर्मेशन इसी पॉइंट के अंदर इनकोडेड है, मेरे को अलग से कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल रह गया t, ये हो गया। और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब अगर मान लिया ये x एक्सिस है, ये लाइन है, इस पे एक बेस पॉइंट है मान लिया p विच इज़ h, k, ये लाइन हो गया मान लिया l, ये हो गया थीटा, इस पे एक दूसरा पॉइंट q r डिस्टेंस पे, r एल्जेब्रिक डिस्टेंस पे, अ पॉइंट ऑन लाइन l विद स्लोप tan theta, a point on line L which is at an algebraic distance r from point P। ये भी L पे ही लाई कर रहा है। कैन बी गिवन एज Q दैट इज H प्लस R cos थीटा, कॉमा K प्लस R sin थीटा। ये ठीक है। R एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या है कि नोट 1, इफ पॉइंट Q लाइज अबव या फिर बिलो पॉइंट P देन R विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर पॉइंट P से ऊपर लाई कर रहा है R डिस्टेंस पे तो R पॉजिटिव साइन लेंगे, मतलब अगर ये डिस्टेंस 4 है तो R की जगह +4 रखेंगे। बट अगर मान लिया नीचे लाई कर रहा है यहाँ पे तो फिर R माइनस लेंगे। वैसे भी ऐसा होना भी चाहिए। अगर एक पॉइंट मैंने ऊपर लिया और एक पॉइंट नीचे लिया इक्वल डिस्टेंस पे, तो उन दोनों पॉइंट के लिए h के चेंज नहीं होगा, थीटा नहीं चेंज होगा, फिर क्या चीज़ चेंज होगा ताकि उनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आएँ। तो R चेंज होगा, एक के लिए R पॉजिटिव होगा और दूसरे के लिए R नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें जो हमने थीटा लिया है वो ऑफ कोर्स 0 से पाई तक लिया है, तो इस वाले केस में हमेशा साइन थीटा, ये ठीक है, साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा एंड कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू m बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। m मतलब टेन थीटा। तो अगर साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव है तो टेन थीटा और कॉस थीटा का साइन एक जैसा हो जाएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव होगा एक साथ या दोनों ही नेगेटिव होगा एक साथ। ये हो गया हमारा पोलर और पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, फिर जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लेते हैं, मान लिया ये पॉइंट P है, ये मान लिया 30 डिग्री है, ये Q है, ये मान लेते हैं 8, -3 और ये डिस्टेंस मान लिया 4 है। तो Q बराबर क्या, तो आंसर में क्या आएगा, R की जगह रखेंगे -4,
30 डिग्री इधर से तो 150 डिग्री होगा, तो उसका मतलब क्या है कि स्लोप नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा विल बी हाफ, कॉस थीटा विल बी -√3/2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h प्लस r कॉस थीटा √3/2 कॉमा k विच इज़ -3 प्लस r इज़ -4 साइन थीटा इज़ हाफ। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, ऑफ कोर्स वैसे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो x एक्सिस नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, तो वो तो बना लिया। तो यहाँ से 2 हो गया, तो 8 + 2√3 कॉमा यहाँ से 2 हो गया कॉमा -5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला रिलेटेड टू लाइन। तो उसमें कॉन्सेप्ट 1, लेट a x1, y1 एंड लाइन L ax plus by plus c is equals to 0 are given, then फर्स्ट ये मान लिया a है, ये लाइन L है, ये मान लिया डिस्टेंस d है। फर्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू L बराबर L इवेल्युएटेड एट a डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। मतलब d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ये हो गया। सेकेंड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू L। मतलब अगर n के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम ऐसे करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस L इवेल्युएटेड एट a अपॉन a² प्लस b²। तो यहाँ तो एक नंबर आ जाएगा, L का मतलब क्या है, यही ax1 प्लस by1 प्लस c लिखा हुआ है यहाँ पे। इन दोनों को इक्वेट किया और यहाँ से y निकाला, तो बेसिकली y कोऑर्डिनेट ऑफ n आ जाएगा। ये ऐसे है, y कोऑर्डिनेट ऑफ n एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ n, यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ n आ जाएगा। थर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ a इन L दैट इज पॉइंट B। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, बस यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। y कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस y1 अपॉन B बराबर -2 L इवेल्युएटेड एट a अपॉन a² प्लस b²। ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 विल बी इक्वल्स टू c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन √a² प्लस b²। तो अगर दो लाइन है पैरेलल तो इनके बीच का डिस्टेंस L ये है। पैरेलल लाइन है तो ये ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, c2 बराबर 0। ये हो गया। फिर आगे कॉन्सेप्ट 2, लेट L1 इज ax प्लस by प्लस c बराबर 0। Let line L is this, then any line parallel to L can be given as ax plus by plus lambda बराबर 0। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, any line perpendicular to L
can be given as bx minus ay plus lambda is equals to 0. Concept 3. If slopes of L1 and L2 are M1 and M2, then angle between them is equals to tan inverse mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. ये हो गया. Note 1. If L1 is parallel to L2, then M1 बराबर M2, and if L1 is perpendicular to L2, ठीक है. वैसे तो क्या होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो या तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे या दोनों के अनडिफाइंड होंगे. अनडिफाइंड कब हो जाएंगे? जब लाइन वर्टिकल हो जाए. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो M1 M2 या तो -1 होगा या फिर एक का स्लोप 0 हो जाएगा, दूसरे का अनडिफाइन हो जाएगा अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो. नोट 2. एनी लाइन विच मेक्स एंगल थीटा विद लाइन L ऑफ slope M of slope M. ठीक है. Any line which makes angle theta with line L will have slope is equals to M plus minus tan theta upon 1 minus plus M tan theta. मतलब एक लाइन L है और इसका स्लोप M है तो इससे थीटा पे इंक्लाइन लाइन एक तो इस तरफ इंक्लाइन होगा थीटा पे, एक इस तरफ इंक्लाइन होगा थीटा पे. तो एक का स्लोप तो कुछ ऐसे आ जाएगा M प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस M टेन थीटा और दूसरे का स्लोप आ जाएगा M माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस M टेन थीटा. यह आ जाएगा. ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस. अब आगे चलते हैं. कॉन्सेप्ट 3. इफ 3 लाइंस AIX प्लस BIY प्लस CIZ बराबर 0, I इज इक्वल्स टू 1 2 3 आर कोलिनियर, then A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ये डिटर्मिनेंट 0 होगा. तो मतलब अगर L1 L2 L3 अगर तीनों कोलिनियर हैं तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा. बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. तो नोट दैट vice versa is not true. That is, if determinant is 0, then lines need not to be concurrent. They could be parallel as well. तो इस डिटर्मिनेंट का 0 होना इज ए नेसेसरी कंडीशन बट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन. ये हमें समझ में आना चाहिए. तो अगर कभी भी जैसे उसने 3 लाइन की इक्वेशन लिखी लैम्डा पैरामीटर डाल के फिर वो लेकर लैम्डा की वैल्यू बताओ सच दैट ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं, तो पहले तो हमने डिटर्मिनेंट को 0 ही किया, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, फिर लैम्डा की वैल्यू वापस रख के इक्वेशन में देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि तीनों लाइन पैरेलल हो जाए, तो फिर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा आ जाएगी. मतलब फिर वो जो लैम्डा की वैल्यू वो रिजेक्ट हो जाएगा.
और अगर पैरेलल नहीं है फिर तो वो कॉन्करेंट ही होगा, वो मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 4, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब मान लें एक लाइन L है और जिसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। मान लें इधर एक पॉइंट A है, B है, इधर C है। तो अगर मैंने L को इवेल्यूएट किया A पे या L को इवेल्यूएट किया B पे, सेम साइन के आएंगे। अगर L को इवेल्यूएट किया A पे या L को इवेल्यूएट किया C पे, ऑपोजिट साइन के आएंगे। तो अगर लाइन के इधर उधर है तो ऑपोजिट साइन के आएंगे, सेम साइड है तो सेम साइन के आएंगे। ठीक है। नोट 1, इफ कोफिशिएंट ऑफ x is positive, then L evaluated at C will be positive and L evaluated at A will be negative. If coefficient of y is positive, then इस लाइन के लिए अगर देखो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब क्या होगा, इस पॉइंट के लिए तो 0 हो गया, ऊपर जाने पे y बढ़ जाएगा, और अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में बढ़ जाएगा। फिर जो ऊपर पॉइंट होगा ये, ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंड जो नीचे पॉइंट होगा उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। नोट 2, अगर मान लिया एक लाइन L A पॉइंट हो गया से x1 y1 और B पॉइंट हो गया से x2 y2, तो इसको मान लिया λ/1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, λ/1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो लैम्डा बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस L इवेल्यूएटेड एट x1 y1 अपॉन L इवेल्यूएटेड एट x2 y2, ये हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन मतलब दो पॉइंट की जॉइन को अगर λ/1 की रेशो में डिवाइड कराए तो वो रेशो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये ऑपोजिट साइड पे होगा तो ये जो डिवीजन है वो इंटरनल डिवीजन होगा। तो अगर ऑपोजिट साइड पे होगा तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे का नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इंटरनल डिवीजन की वजह से पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 5 इज लोकस। लोकस में तो बेसिकली जिसका लोकस निकालना है, स्टेप्स क्या हो जाएगा, अज्यूम पॉइंट एज h, k। अगर क्वेश्चन में h, k दे रखा है तो फिर कुछ और मान लिया, ये ठीक है। इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स या वेरिएबल्स इफ नीडेड। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट पैरामीटर्स। एंड फोर्थ क्या होगा, एलिमिनेंट विल बी लोकस। बस HK की जगह XY रख दिया। और लोकस में जो सबसे काम की चीज़ है वो ये नोट है। नोट, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट locus of which is to be found and use it as much as possible। मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसी के एंगल से हमने क्वेश्चन को सोचना चालू किया, तो यू विल फाइंड कि 60-70% हमें किसी भी पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करने की नौबत ही नहीं आएगी, ऐसे ही लोकस आ जाएगा, मतलब हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी स्टेज पे H में, K में या दोनों में कोई भी एक ऐसा रिलेशन आ जाए जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 6 इज फैमिली ऑफ लाइंस। तो
equation of line passing through point of intersection of L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0 can be given as, माने दो लाइन है L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली किसी भी लाइन को हम L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 लिख सकते हैं, कैन बी गिवन एज L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। बस यहाँ पे क्या नोट करना है, नोट दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन नॉट गेट लाइन L2, बाकी सारी लाइन मिल जाएगी बस L2 को छोड़ के। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन इस तरह का होगा कि देयर इज़ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, द मोमेंट क्वेश्चन सेज दिस, हम रुक के उस लाइन को पहले मान लेंगे L1 प्लस लैम्डा L2, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। दिस वॉज कॉन्सेप्ट 6। कॉन्सेप्ट 7, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज equidistant from two given lines। ठीक है, तो मान लिया ये दो गिवन लाइन है, L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0, तो इनका जो एंगुलर बाइसेक्टर आएगा, बाइसेक्टर 1 एंड ये बाइसेक्टर 2। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो नोट 1, एंगुलर बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नोट 2, पहला तो एंगुलर बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, ये ठीक है। इट विल बी, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर्स विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through point of intersection of L1 and L2. Note 3, in general L1 and L2 will not bisect angle between B1 and B2। ये ठीक है, अगर जो लाइंस हैं L1 L2 वो खुद ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, तब क्या होगा कि L1 L2 के बाइसेक्टर तो B1 B2 हो जाएगा एंड B1 B2 के बाइसेक्टर L1 L2 हो जाएगा। बट इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L1 L2 के एंगुलर बाइसेक्टर्स B1 B2 हो जाएगा एंड B1 B2 के एंगुलर बाइसेक्टर्स L1 L2 हो जाएगा, मतलब बोथ वेज हो जाएगा। नोट 4, सबसे पहले हमने बाइसेक्टर का इक्वेशन तो अभी तक लिखा ही नहीं। B1 B2 विल बी L1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस L2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। कितना नोट हो गया था ये, 4। नोट 5, एंगुलर बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट्स ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 and L2
is given as L1 evaluated at L1 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अल्टीमेटली मेरे को ये पता लगाना है कि यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो यहाँ तुम ले लो सिग्नम ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 L2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, बस अगर ये A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर आ जाएगा और माइनस साइन लेने से एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो अगर मान लिया डायग्राम ऐसे है, ये L1 ये L2, तो ये ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है मान लिया B2 और ये एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है मान लिया B1। तो ये इक्वेशन इस डायग्राम के हिसाब से B2 का आ जाएगा। ठीक है, और B1 का इक्वेशन क्या आएगा, L1 इवेल्युएटेड L1 मतलब यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 लिखा होगा बराबर माइनस सिग्नम ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 एंड L2 मतलब वही जो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर के लिए जो भी साइन आया उसके जो दूसरा वाला साइन है वो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर नोट 6, अगर मान लिया ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, L1 और L2 ये दो लाइन है L1 L2 और मान लिया ये B1 है और ये B2 है। अब इसका एक्यूट ऑब्ट्यूज से कोई लेना देना नहीं है। मान लिया यहाँ पे पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, तो B2 इज द बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल इन विच P लाइज। तो एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द रीजन, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन विच पॉइंट P, कोई भी पॉइंट है, लाइज इज गिवन एज L1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर सिग्नम में क्या करो, L1 को इवेल्युएट किया P पे, L2 को इवेल्युएट किया P पे, वो जो साइन आ जाए दैट विल बी L2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आएगा सिग्नम, मतलब इसको हमने L1 और L2 पे इवेल्युएट किया। अगर वो सेम साइन का आ गया तो सेम साइन का आ गया तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो सिग्नम ऑफ दैट विल बी पॉजिटिव। तो मतलब बीच में प्लस साइन ले लिया तब ये वाला बाइसेक्टर आ जाएगा, तो ऑफकोर्स माइनस वाले से ये वाला आ जाएगा। बट अगर मान लिया मैंने P को इवेल्युएट किया L1 और L2 पे और ऑपोजिट साइन आ जाए तो फिर इसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे, ऑपोजिट साइन आएगा तो ये नेगेटिव होगा, सिग्नम ऑफ दैट विल बी नेगेटिव। तो माइनस साइन के साथ ये वाला बाइसेक्टर मिलेगा, प्लस के साथ दूसरे वाला बाइसेक्टर मिलेगा। ये हो गया हमारा नोट 6। नोट 7 क्या है, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स with L1 and L2 then it must be parallel to one of the angular bisectors of L1 and L2। मतलब कोई भी लाइन अगर L1 और L2 से इक्वल एंगल बना रहा है तो वो लाइन इन दोनों के किसी एक बाइसेक्टर के जरूर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, नोट 8, if bisector B1 makes angle theta with line L1 then B1 will be acute angular bisector if tan theta का mod is less than 1 और ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर अगर मॉड ऑफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नोट 9, ये मान लिया हो गया लाइन L1 L2, नाइन्टी डिग्री। ठीक है, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। अगर देखो मैंने B1 पे कोई पॉइंट लिया तो वो तो L1 और L2 से इक्वी डिस्टेंट होगा। एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे तो हमने डिफाइन ही किया है, ठीक है, वो तो डेफिनेशन ही है। बट अगर मैंने लाइन पे पॉइंट लिया, मतलब बाइसेक्टर पे नहीं, लाइन पे एक पॉइंट लिया P,
उसका डिस्टेंस निकाला बाइसेक्टरों से, ठीक है। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को छोड़ के कोई भी और पॉइंट लिया तो वो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर के पास में होगा और ऑब्ट्यूज से दूर होगा। तो इफ P is any point on any of the lines L1 and L2, ठीक है, except their point of intersection। point of intersection को छोड़ के अगर कोई भी पॉइंट है then it will be nearer to acute angular bisector, then it will be nearer to acute angular bisector। Next is pair of straight line। तो first point, for ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 to represent pair of straight line we should have delta is equals to 0, where delta is equals to a b c f g h f g h means abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus af square ch square। Second, if 1 represent pair of straight line, माने ये इक्वेशन 1 है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देन माने ये L1 है ये L2 है। First, angle between L1 and L2 will be tan inverse mod 2 root h square minus ab upon a plus b। Second, for point of intersection solve, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया तो ऐसे आ जाएगा ax प्लस एच वाई प्लस जी बराबर 0। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया तो आ जाएगा बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एफ बराबर 0। ये दोनों ऑफ कोर्स L1 और L2 का इक्वेशन नहीं है बट दे विल हैव सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज L1 एंड L2। ये ठीक है, दीज आर नॉट L1 एंड L2 बट विल हैव सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ L1 and L2, solve equation 1 as quadratic in x और in y। x या y में क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे मान सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2h वाई एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो तो बेसिकली x बराबर प्लस माइनस 2g प्लस एच वाई प्लस माइनस ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ वही बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके लिख लिया तो ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा। तो प्लस के साथ लिया एक लाइन आ जाएगी
और माइनस के साथ लिया तो दूसरे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब आ गया, अच्छा एक नोट और लिख लेते हैं। टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है। तो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ और दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर लो। टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स, मेक राइट हैंड साइड equals to 0 and then multiply their equations। ठीक है, फिर नोट 2, the homogeneous equation of degree n represent n straight line। ये ठीक है, अब वो रियल भी हो सकती है एंड इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। तो द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n represents n straight line passing through origin। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि अगर दो लाइन की बात करें तो 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होगा 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। और मान लिया ये L1 एंड L2 का जॉइंट इक्वेशन है, तो ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मान लिया ये L1 हो गया और ये मतलब ऐसे कोई दूसरा लाइन L2 हो गया, इसका स्लोप मान लिया m1 हो गया और इसका स्लोप m2 हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो जो मतलब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया x² से, तो एक y/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 2hy/x प्लस a बराबर 0। तो इसी के रूट्स m1 m2 हो जाएंगे, ये ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन y/x। तो यहीं से m1 प्लस m2 विल बी -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी a/b। ये याद कर लिया। फिर तीसरा, अगर h² ab से बड़ा हो गया इम्प्लाइज लाइंस आर डिस्टिंक्ट रियल, ठीक है। दूसरा, अगर h² ab के बराबर हो गया तो उसका मतलब क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। मतलब पैरेलल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो कोइंसिडेंट ही हो सकता है। तीसरा, अगर h² ab से छोटा हो जाए तो लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है। फोर्थ, इफ a प्लस b 0 हो जाए देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। फिफ्थ, एंगल बिटवीन लाइंस का वही फॉर्मूला रहेगा, दैट इज tan इनवर्स 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, यही फॉर्मूला रहेगा। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब क्या होता है, फोर्थ, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर भी बेसिकली अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और मान लिया ये लाइन L1 है, ये L2 है,
तो जो इसका बाइसेक्टर आएगा वो भी ओरिजिन से ही पास करेंगे, और वो बाइसेक्टर तो 90 पे होता है। तो L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन क्या हो गया, ax² प्लस by² प्लस 2hxy बराबर 0। तो इनके बाइसेक्टर B1 एंड B2 का जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन a माइनस b बराबर xy अपॉन h। ये हो जाएगा इनके एंगुलर बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। ये हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर क्या हो गया, होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व विद स्ट्रेट लाइन। मान लिया ये कोई भी एक 2 डिग्री कर्व दे रखा है के एंड एक लाइन दे रखा है एल, जो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पे एंड बी पे, वाई एक्सेस ऑरिजिन एक्स एक्सेस। इन दोनों को हमने ऑरिजिन से ज्वाइन किया, तो ऐसे करके 2 लाइन आ गई। इन दोनों लाइनों का जॉइंट इक्वेशन लिखना है, दिस इज द एम। तो मान लिया के एक 2 डिग्री कर्व है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। और L मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस d। तो सबसे पहले तो इस लाइन में क्या करो, कांस्टेंट को एक तरफ करा, वेरिएबल को एक तरफ, तो y माइनस एम एक्स बराबर d, फिर कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, y माइनस एम एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू 1, ऐसे बनाया। तो अगर हमें चाहिए जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ए और बी क्या है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ओ ए और ओ बी बेसिकली 2 लाइंस हैं, उनका जो जॉइंट इक्वेशन आएगा वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जॉइंट इक्वेशन चाहिए, वो एक बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो इसी इक्वेशन में सारे टर्म को हमने 2 डिग्री बना दिया। तो जैसे ax² ऐसे लिखा रहने दिया, by² ऐसे लिखा रहने दिया, 2hxy ऐसे लिखा रहने दिया। ये ऑलरेडी 2 डिग्री टर्म्स थे। 2gx प्लस 2fy ये 1 डिग्री टर्म था, इसको 2 डिग्री टर्म बनाने के लिए हमने ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लीनियर इंटू लीनियर हो गया, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। प्लस c ये 0 डिग्री टर्म है, तो अब हमने इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लीनियर का स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। मतलब इस इक्वेशन में सारे टर्म 2 डिग्री के हो गए। तो ये जॉइंट इक्वेशन किसका हो गया, ओ ए एंड ओ बी, उसी का ये जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अब लास्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। अगर मान लिया ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये ऑरिजिन है, मान लिया हमारा नया एक्स एक्सेस और नया वाई एक्सेस ये आ गया और ये ऑरिजिन नया आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब एक पॉइंट P दे रखा है जिसके ओल्ड कोऑर्डिनेट x0 y0 है एंड न्यू कोऑर्डिनेट xn yn है। तो x0 मतलब पुराने वाले के रेस्पेक्ट में ये x0 हो गया और ये xn हो गया और ये x0 हो गया। ऐसे ही नए के रेस्पेक्ट में ये yn हो गया और ये yn हो गया, सॉरी yo हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट x0 is nothing but x new plus alpha if origin is shifted to alpha comma beta then
वाई नॉट विल बी वाई न्यू प्लस बीटा। उल्टा लिख लें, एक्स न्यू बराबर एक्स नॉट माइनस अल्फ़ा एंड वाई न्यू बराबर वाई नॉट माइनस बीटा। ये हो गया हमारा शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। एंड एक लास्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस। मान लिया ये एक्स वाई है और ओरिजिन के अबाउट हमने इसको मान लिया एक्स न्यू थीटा से रोटेट कर दिया और ये हो जाएगा वाई न्यू। अब कोई पॉइंट यहाँ पे पी है तो उसके पुराने कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएंगे वाई नॉट एक्स नॉट और न्यू कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे एक्स न्यू वाई न्यू। तो इनको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक्स नॉट वाई नॉट बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यह आ जाएगा एक्स न्यू वाई न्यू। मतलब यहाँ से एक्स नॉट विल बी, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें, एक्स न्यू कॉस थीटा माइनस वाई न्यू साइन थीटा and y naught will be x naught sin theta plus y naught cos theta। और उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर xn और yn और yn को करना है तो cos थीटा sin थीटा, थीटा की जगह बस माइनस साइन थीटा माइनस थीटा रख दिया, cos थीटा और ये हो जाएगा x नॉट y नॉट। तो यहाँ से x न्यू विल बी एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस वाई नॉट साइन थीटा, एक्स नॉट साइन थीटा प्लस वाई नॉट कॉस थीटा। ये हमारा हो गया रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला।